बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ताज़ा खबरें, उनमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नई मुहिम चलाने का फ़ैसला किया है। और ये मुहिम चलाने का फ़ैसला क्यों किया है और इमरान खान साहब क्या करने जा रहे हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। पॉलिटिकल एक्टिविटी रुकनी नहीं चाहिए। इमरान खान साहब को ये लगता है कि अगर उनकी टांग में चोट लगी है, वो 1 महीना और अगर ट्रैवल नहीं कर पा रहे और डॉक्टर ने उनको कहा है कि आपको कुछ रेस्ट और करना चाहिए, अपनी टांग की थोड़ी फिजियोथेरेपी वगैरह होगी, उसके बाद फिर आप प्रॉपर मूव करने के काबिल हो जाएंगे, तो तब तक के लिए आपको ज़्यादा आराम करना पड़ेगा। लेकिन इसके बीच में भी उन्होंने एक बड़े जलसे से खिताब किया रावलपिंडी में, और वो रोज़ाना की बुनियाद पर लोगों से मिल भी रहे हैं। अब उन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटी ना रुके और जो इलेक्शन कैंपेन उनकी जिस तरीके से चलती है, वो पब्लिक को मोटिवेट करके रखते हैं ताकि जब भी इलेक्शन होगा तो यही सारा सिनेरियो उनके काम आएगा। तो उसके लिए उन्होंने एक मुहिम चलाने का फैसला किया और मुहिम का नाम है इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम। अब इसके अंदर वो रैलियां निकालेंगे। इसका आगाज लाहौर से करने का फैसला किया है। 7 दिसंबर को यानी कल से ये मुहिम शुरू हो जाएगी। सबसे पहले गालिबन हमाद के हल्के में ये मुहिम शुरू की जाएगी और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लाहौर के बाकी हल्कों में जाएगी। तो 10 दिन तक ये मुहिम, 10-11 दिन तक ये लाहौर में रहेगी, 17 दिसंबर तक, और उसके बाद फिर ये बाकी शहरों की तरफ जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता फिर शहरों में फैल के ये हर तरफ पूरे पाकिस्तान में होना शुरू हो जाएगी। इसमें इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम है ये, और इसमें रैलियां निकलेंगी ताकि जो पॉलिटिकल कारकुन है वो मोटिवेट रहे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन है वो जुड़े रहें और मनसूबाबंदी करते रहे, साथ साथ जो है वो पार्टी के अंदर एक एनर्जी बाकी रहे। ये इमरान खान साहब का एक तरीकाकार है। स्पोर्ट्समैन है, वो जानते हैं कि वार्म अप रखना कितना ज़रूरी है लोगों को, तो वो उन्हीं फार्मूलों के तहत जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को भी चलाते हैं। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कुछ ऐसा है ही नहीं कि वो पब्लिक में जाएं, पब्लिक के साथ बात करें। इमरान खान साहब सिर्फ ये नहीं कर रहे, बल्कि इमरान खान साहब ने एक नई मुसीबत भी खड़ी कर दी है। आम इंतखाबात में मजबूत उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के लिए अब वो एक एक ज़िला करके फैसला करने जा रहे हैं कि मुझे किस तरह के उम्मीदवार चाहिए, कौन कौन से लोग शॉर्ट लिस्ट होंगे, और जो लिस्टें हैं वो अब तैयार की जा रही हैं। इमरान खान साहब ने आइंदा इंतखाबात की तैयारी के लिए जो है वो मैदान में जो खिलाड़ी उन्होंने उतारने हैं या अखाड़े में जो मजबूत उन्होंने पहलवान या उम्मीदवार उतारने हैं, उनके लिए सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। आइंदा चंद दिनों के अंदर इलेक्शन के हवाले से वो अब मुख्तलिफ इजला के लोगों से मुलाकातें करेंगे, अरकान असम्बली से मुलाकातें करेंगे और उन सबको तैयार करेंगे, तगड़े हो जाएं। अब इलेक्शन में उतरने का वक्त आ गया है और जिस जगह पे उनको नए उम्मीदवार उतारने हैं या जिस जगह पे उनको पिछली मरतबा कामयाबी नहीं मिली, वहां पे उन्हें क्या करना है, इस बारे में इमरान खान साहब अब तैयारियां कर रहे हैं। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त इलेक्शन की तैयारी नहीं कर रही। जो भी तैयारी हो रही है वो सिर्फ इमरान खान साहब कर रहे हैं। दूसरी जानिब मैंने आपसे पहले कहा था कि इत्तेहादी जमातें कभी भी इलेक्शन में जाना नहीं चाहेंगी। पीडीएम की सारी जमातों ने मिलकर आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन लड़ा है और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के ऊपर अब मुबारकबादें एक दूसरे को दे रहे हैं। यानी पीपल्स पार्टी ने अपना इलेक्शन लड़ा है, नून लीग ने अपना इलेक्शन लड़ा है, पीटीआई ने अपना इलेक्शन लड़ा है, आज़ाद उम्मीदवारों ने भी इलेक्शन लड़ा है। अब इस वक्त नंबर्स क्या हैं मैं आपको बता देता हूं। 2 मरहलों में ये इलेक्शन हुआ, फेज़ 1 फेज़ 2। सबसे ज्यादा सीटें जीती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जिनकी तादाद है 440। सबसे ज्यादा सीटें 440। 400 का फिगर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी अबूर नहीं कर सकी। दूसरे नंबर पे आते हैं आजाद उम्मीदवार, जिन्होंने सीटें जीती हैं 370, यानी लगभग इनकी 70 सीटें कम हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तीसरे नंबर पे आते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले। इन्होंने बड़ी समझदारी से इलेक्शन लड़ा है और कोशिश की है। और बल्दियाती इंतखाबात में मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये कोई टेस्ट नहीं होता। बल्दियाती इंतखाबात में जो अच्छे उम्मीदवार चुन लेता है वो जीत जाता है ज़्यादा सीटें, जिसके बाद उम्मीदवार नहीं होते वो हार जाता है। बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवारों का जीतना, यानी PMLN से ज़्यादा आज़ाद जीत गए, पीपल्स पार्टी से ज़्यादा आज़ाद जीत गए। इसका मतलब क्या है कि आज़ाद उम्मीदवार इस वक्त बड़े तगड़े हैं। अच्छा, अब ये जो आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं, अब ये 370 के करीब हैं। उसके बाद पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पे 311 और नून लीग जो है वो चौथे नंबर पे आई है आज़ाद कश्मीर में 262। और फिर जो बाकी सारी जमातें हैं उन्होंने मिलकर 101 सीटें जीती हैं। इसमें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी है, कुछ और पार्टियां भी हैं, तो उन सब ने मिलकर 101 नशिस्तें जीती हैं। तो नंबर 1 पार्टी पाकिस्तान
तहरीक इंसाफ आई। अब सबने अपना अपना इलेक्शन लड़ा था, लेकिन अब नून लीग वाले या पीडीएम वाले चालाकी पता क्या कर रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की सीटें जमा करके पीटीआई से ज्यादा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अव्वल तो मैंने आपको कहा कि बल्दियाती इंतखाब जो है कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जिससे पता चले कि मकबूलियत पाकिस्तान में किसकी है। ये तो गली मोहल्ले का इलेक्शन होता है। जब वजीर आजम के लिए इलेक्शन होगा, सूबे की हुकूमत के लिए इलेक्शन होगा, तो तब पता चलेगा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आगे है और कौन सी पीछे है। पीएमएलएन के लिए एक नई मुसीबत पैदा हो गई है, क्योंकि उनके तमाम इत्तेहादियों ने इस सारी सूरत को देखते हुए कि जहां ज़िमनी इलेक्शन आता है तहरीक इंसाफ जीत जाती है। 80% इंतखाबात पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ ने जीते हैं, और ये इंतखाबात उन हलकों में या उन जगहों पर करवाए गए और अपनी हुकूमत और अपनी एस्टेब्लिशमेंट की ज़ेर निगरानी करवाए गए जहां पे इमरान खान साहब कमजोर थे। अब जब पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन होगा तो ज्यादा हलकों में वो तगड़े हैं, तो रिजल्ट तो उससे भी ज्यादा खौफनाक आएंगे। तो 80% जीतने का मतलब है कि 2/3 अक्सरियत तो तहरीक इंसाफ की पक्की है। ऐसे में नून लीग को तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इनकार कर दिया है। फजलुर रहमान और एएनपी कह रहे थे इनसे बात ही ना करो, इनके पास ही ना जाएं। पीपल्स पार्टी कह रही है जी अभी इलेक्शन नहीं करवाने। पीएमएलएन की जमात के ज्यादातर लोगों ने कह दिया जी हम हलकों के अंदर जाने के काबिल नहीं है। ये जो हालत आपने कर दी है पाकिस्तान की इकोनॉमी की, हम हलकों के अंदर कैसे जाएं? लिहाजा इंतखाबात का नाम भी मत लीजिएगा, पैसे भी जाया हो जाएंगे और सीटें भी नहीं मिलेंगी। तो ये एक तो परेशानी ये है पीएमएलएन के लिए। दूसरी परेशानी एक और पैदा हो गई है कि अगर इमरान खान साहब असेंबलियां तहलील कर देते हैं, और इसका इन्हिसार मैं आपको फिर कहूंगा चौधरी परवेज इलाही के वादे पर है। अगर उनका वादा सच्चा हुआ और इमरान खान साहब ने उनको कहा कि फौरन असेंबलियां तहलील करें, तो असेंबलियां तहलील हो जाएंगी। लेकिन अगर उन्होंने सच्चा वादा नहीं किया इमरान खान साहब से और असेंबलियां तहलील उन्होंने ना की, क्योंकि देखें उन्होंने तो जब पीटीआई को ज्वाइन किया तो आर्मी चीफ से पूछकर किया था, एस्टेब्लिशमेंट से पूछकर किया था, तो क्या इतना बड़ा फैसला असेंबलियां तहलील करने का वो एस्टेब्लिशमेंट से पूछे बगैर कर देंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं, वो पूछेंगे, अगर उनको ना रोका गया तो वो असेंबलियां तहलील कर देंगे, क्योंकि इसमें उनका पॉलिटिकल फायदा है इमरान खान साहब के रहने में। लेकिन अगर उन्होंने पूछा और उनको कहा गया कि नहीं रुक जाएं, तो फिर वो असेंबलियां तहलील नहीं करेंगे, लड़ाई का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेंगे। यानी इस तरह के सख्त जुमले बोलेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको जवाब देने पर मजबूर हो जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया जब उनको जवाब देगा तो झगड़ा हो जाएगा, और अल्टीमेटली वो जो चाहेंगे वो अचीव कर लेंगे। लेकिन अगर ये असेंबलियां तहलील हो जाती हैं तो सबसे बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी नवाज शरीफ के लिए। मसला ये है कि पूरी की पूरी पार्टी ये कहती है पीएमएलएन कि अगर पंजाब में इलेक्शन करवाने हैं तो हमें नवाज शरीफ की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इजला में भी हमें नवाज शरीफ की ज़रूरत है। नवाज शरीफ आएगा, इलेक्शन लड़ेगा, तो तब हमारी को थोड़ी सी बात बनेगी, वरना हमारी बात नहीं बनेगी। ये पीएमएलएन के कुछ लोगों का मानना है। और नवाज शरीफ साहब के बाद पाकिस्तान वापस आने का जो सबसे बड़ा मौका होगा वो इंतखाबात ही होंगे। लेकिन अभी तक उनके वापस आने के लिए किसी किस्म का रास्ता नहीं बन रहा। रास्ता बनाने में भी महीने लगेंगे या कम से कम हफ्ते लगेंगे। अगर इमरान खान साहब अभी असेंबलियां तहलील कर देते हैं और फौरी तौर पे इलेक्शन की तरफ बढ़ जाते हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन की और तमाम इदारों की जो नजरें हैं वो आने वाले इंतखाबात की तरफ होंगी, जो इंतखाबात पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे होंगे। लिहाजा नवाज शरीफ साहब अगर उस दौरान पाकिस्तान वापस आते हैं तो उनको गिरफ्तार होना पड़ जाएगा, और अगर वो गिरफ्तार होते हैं तो क्या अदलिया उनको फौरन जमानत दे देगी? अगर अदलिया नवाज शरीफ साहब को फौरन जमानत दे देती है तो फिर अदलिया के ऊपर एक बड़ा प्रेशर पाकिस्तान में बनेगा, और लोग पूछेंगे कि कैसे हो सकता है कि एक आदमी जेल काट रहा था, उसको निकाला गया जेल से और उसको अपनी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर बरतानिया भिजवा दिया गया। वो बंदा 4 हफ्ते का कहकर गया था और जमानत के ऊपर बाहर आया था, वो बंदा वापस आ रहा है 3 साल के बाद। ऐसे आदमी को कैसे दोबारा जमानत दी जा सकती है? सवाल यह है कि जो आदमी पहले जमानत के ऊपर बाहर निकलता है कि इलाज करवाना है, बीमार हूं, छोड़ो अल्लाह का वास्ता है, जब उसको छोड़ते हैं तो मुल्क से बाहर भिजवा देते हैं। वो मुल्क से 4 हफ्ते का कह के जाता है कि वापस आऊंगा, और फिर वो वापस ही नहीं आता। 3 साल के बाद जब उसकी पार्टी ने इलेक्शन लड़ना है तो वो वापस आता है पाकिस्तान में। अब वो कह रहा है मुझे फिर जमानत दो, तो अदालत कैसे जमानत देगी? ये बड़ा सीरियस इशू हो जाएगा। लोग इसके ऊपर बहुत आवाज उठाएंगे और नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत कम हो जाएगी। तो ऐसे में मियां नवाज शरीफ साहब के लिए बड़ी मुश्किल बन गई है कि वापस आना है, इलेक्शन में हिस्सा भी लेना है, लेकिन कानून का सामना भी करना है, और जमानत कैसे हासिल करनी है इसका रास्ता नहीं बन रहा। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी पार्टी को कह दिया मैं वापस आ सकता हूं किसी भी वक्त। उसके लिए एक वजह यह है कि लंदन में जो हकायक है उनका जायजा लिया जा रहा है पुलिस की जानिब से। जो तस्नीम हैदर ने और दीगर लोगों ने शिकायत जमा करवाई हैं,
पुलिस ने अभी तक बाकायदा तहकीकात का आगाज नहीं किया, लेकिन जो शिकायत हैं उनका और जो हकायक दिए गए हैं उनका जायजा ले रहे हैं। यह जायजा लेने के बाद वो हो सकता है कि तहकीकात को आगे बढ़ाएं, नवाज शरीफ साहब तक इसका दायरा आ जाए। अगर ना भी आया तो भी एक प्रेशर तो रहेगा, और मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस भी आना चाहेंगे इलेक्शन से पहले। तो अब अगर वो पाकिस्तान वापस आ जाते हैं इलेक्शन से पहले, तो पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर बहुत प्रेशर होगा कि उनको जमानत कैसे देनी है उनकी मर्जी के मुताबिक। क्योंकि देखें, इस वक्त अदलिया को पूरा पाकिस्तान जो है वो जगाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के जो आम शहरी हैं वो लाखों खतूत लिख चुके हैं, रोजाना सोशल मीडिया पे भी लोग डालते हैं, लोग 10-10, 20-20 खाते इकट्ठे लेकर जाते हैं, लेटर बॉक्स में डालते हैं। हमारी इत्तला के मुताबिक बहुत सारे खतों को ज़ाया करने की भी कोशिश की गई है कि ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे ही ना। मुबैना तौर पे ये करने की कोशिश की गई है कि बहुत सारे खतूत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक पहुंचे ही ना। लेकिन हम डाटा निकलवा रहे हैं कि कितने खत कहां पहुंचे, कितने पोस्ट हुए, कितने आगे बढ़े, कितने कहां पहुंचे। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि डाटा में मिल जाए, और मैं उन दोस्तों से गुजारिश करता हूं जो इन डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, वो हमसे राब्ता करके ये इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुंचाएं और हमें बताएं कि कितने लोगों ने खत लिखे हैं और कितने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं, और कितने अगर ज़ाया किए गए हैं तो कैसे किए गए हैं। मुझे पता है कि हर जगह पे खामोश मुजाहिद बैठे होते हैं और वो ये इंफॉर्मेशन फराहम कर देते हैं। अब आ जाए इस बात की तरफ कि आदम सवाती साहब को इंसाफ नहीं मिल रहा, एक टके का केस नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 5 मिनट में हल कर सकती है कि जी कैसे हो सकते हैं कि आपने 50 मुकदमे, दर्जनों मुकदमे दे दिए एक आदमी के ऊपर, एक ही वकूए के। ये तो गैर कानूनी है, सारे खत्म, एक पर्चा रहेगा, लेकर आओ हमारे पास, हम देखते हैं क्या हुआ है, बात खत्म। सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले सकती है और दोनों फ्री कैन को चुप करवा सकती है कि जब तक हम इसका फैसला नहीं करते सारे लोग खामोश रहें और चंद दिनों के अंदर इसका फैसला करें। ये बड़ा आसान है। अरशद शरीफ शहीद का जो है वो जुडिशल कमीशन बनाए, उसकी इंक्वायरी शुरू करें, हम सबको बुलाएं, तो ये सब कुछ हो सकता है अगर अदालत इस वक्त इसके ऊपर नोटिस ले और अदालत इस मामले को आगे बढ़ाए। तो इकोनॉमी की हालत यह हो गई है कि तमाम लोगों ने कहा कि रशिया से पेट्रोल लेने का कभी कहते हैं मिलेगा, कभी कहते हैं नहीं मिलेगा। थोड़े दिन पहले गवर्नमेंट खुद कह रही थी, उनकी खबरें आ रही थी कि नहीं, रशिया पेट्रोल नहीं दे रहा, कामयाबी नहीं हुई। अब पता नहीं किसके कहने के ऊपर कह रहे हैं जी कामयाबी हो गई है। दूसरी जानब इंटरनेशनली कुछ खबरें आई हैं, वो कह रहे हैं जी नहीं, कोई कामयाबी इस तरह की नहीं हुई जिस तरह की क्लेम की जा रही है पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से। बहरहाल देखते हैं, जब तेल लाएंगे रशिया से तब देखेंगे। माजी में कहा करते थे कि हमारे पास वो रिफाइनरी नहीं है जो रशिया के तेल को रिफाइन करे, और अब कह रहे हैं जी रशिया से हम तेल लेकर आ रहे हैं। वैसे मुनाफकत भी जो है वो खत्म है इन लोगों के ऊपर। अब मामला यह है कि इसहाक डार साहब ने जिस तरह की मईशत कर दी है, अब कुछ आइडियाज भी लेकर आ रहे हैं। वैसे मैं इन आइडियाज का हमेशा से हामी रहा हूं कि कौमी वसाइल जो है उनको बचाना चाहिए, और जरूर बचाना चाहिए। बिजली को बचाना चाहिए, गैस को बचाना चाहिए, अखराजात कम करने चाहिए, पेट्रोल को बचाना चाहिए, और नेशन को एक नए तरीके से जीना सीखना चाहिए। मिसाल के तौर पे कहा जा रहा है कि सुबह 8 बजे से लेकर 6 बजे तक कारोबार चले शाम के। बड़ी अच्छी तजवीज़ है, लेकिन अगर यही तजवीज़ इमरान खान देता तो ये सारे इमरान खान को गालियां दे रहे होते। लेकिन इसहाक डार ने दी है, कोई इसकी पर बात नहीं करेगा। गाड़ियों के अंदर ट्रैफिक के नए उसूल बनाने की कोशिश है कि एक गाड़ी के अंदर 3 बंदे कम से कम बैठ के जाएं, और ट्रैफिक पुलिस जो है उसको कंट्रोल करे, अकेला अकेला बंदा एक एक गाड़ी लेकर ना जाए। उसूल और बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन इंप्लीमेंट कौन करवाएगा? लेकिन अगर यही बात इमरान खान करता तो उसको गालियां देते, उसका मजाक उड़ाते, उसके साथ बदतमीजी करते। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान के मीडिया को भी एक्सपोज करती हैं। ये जो इसहाक डार ने पाकिस्तान की मईशत की हालत कर दी है ना, स्पेशली एक इश्तिहारी को, मफरूर को जहाज में बिठाकर पाकिस्तान लाया गया, केस खत्म करवाए गए, उसको वजीर बनाया गया, वजीर खजाना। ये हरकतें एक आदमी को बनाने के लिए की गई और उसने इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया। इसहाक डार को लाने से बेहतर था कि लाहौर दा पावा अख्तर लावा उसको बना देते वजीर खजाना, शायद इससे बेहतर फैसले वो कर लेता बंदा। सादे सादी चीजें हैं, वो भी इनको समझ नहीं आ रही, बेड़ा गर्क करके रख दिया पाकिस्तान की इकोनॉमी का। ऐसे खबरें आ रही हैं कुछ कि इसहाक डार ने नवाज शरीफ को मिसगाइड किया इकोनॉमी के मामलात पे, और अपने चक्कर के अंदर ये भी कह दिया ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। कुछ भी नहीं हो रहा। अपने बयानात से मुकर रहे हैं और भाग रहे हैं। पहले कहते थे पेट्रोल बेचेंगे 70 रुपए लीटर, याद है आपको? 225 रुपए लीटर का बेच रहे हैं। किस वक्त? जब इमरान खान $125 का खरीद कर 150 का बेच रहा था तो महंगा था। अब ये $73 का खरीद कर 225 रुपए का बेच रहे हैं तो सस्ता है। 70 रुपए का इन्होंने कहा था कि हम बेचेंगे पेट्रोल।
डॉलर इन्होंने कहा था हम 100 रुपए से 130 रुपए के दरमियान हम लेकर आएंगे, ये इनका वादा था। दोनों चीजें नहीं कर पाए और अब कह रहे हैं कि डॉलर को तो हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते। जितनी इन्होंने एलसीज रोकी हुई हैं उनको छोड़े, डॉलर की शूट देखिएगा कहां पे जाएगा खुदा ना खास्ता। पाकिस्तान को डिफॉल्ट के किनारे पर लाके खड़ा कर दिया इसहाक डार ने। बड़ी बदकिस्मती है ये पाकिस्तान की। उधर आखिरी खबर मैं आपको यह दे देता हूं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने, बहुत सारे लोग बार बार पूछ रहे थे जियो को नोटिस नहीं दिया, जियो को नोटिस नहीं दिया, तो उन्होंने कहा मेरी हिदायत पर लंदन में जियो टीवी लिमिटेड को कानूनी नोटिस भिजवा दिया गया है। मेरे वकला ने यह नोटिस प्री एक्शन प्रोटोकॉल फॉर मीडिया एंड कम्युनिकेशन क्लेम्स के तहत भेजा है। जियो टीवी लिमिटेड को आज लंदन में बाज़ाब्ता तौर पर लेटर ऑफ क्लेम दे दिया गया है और इनके पास जवाब के लिए 14 रोज की मोहलत बाकी है। तो एक दिन तो गुजर गया जी, बाकी रह गए 13 दिन। तो 13 दिन के बाद देखते हैं कि जियो जवाब क्या देता है और उसके बाद होता क्या है। लेट्स सी। अब तक इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।